ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। इसके अलावा ऐसे भी स्टूडेंट्स जो अपने एग्ज़ाम में जिनके एग्ज़ाम में एटीट्यूड का पेपर है या सोशल साइकोलॉजी का पेपर है, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी का जो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उनका लगातार मैसेज आ रहा था कि सर हमें एटीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए और एटीट्यूड से रिलेटेड हमें वीडियो भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पहले एटीट्यूड से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। आप एटीट्यूड को जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद पर्सनालिटी को भी देखा जाएगा, बट एटीट्यूड का ज़्यादा डिमांड आ रहा है, इसलिए पहले आज हम एटीट्यूड को ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स रेडी हैं और उसका कुछ मिनिमम कॉस्ट लिया जा रहा है, जिसे आप अभी कमेंट बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर नोट्स ले सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे फेक लोग हैं जो मेरे नाम से नोट्स बेच रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिए। आप जो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है उसी पे क्लिक करिए और उस पे क्लिक करने के बाद आपको मैं वहाँ पर आप नोट्स टाइप करेंगे, मैं खुद आपको मैसेज करूँगा और फिर आपको एक दूसरे पेड ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स कहाँ से ले रहे हैं, फर्जी लोगों से सावधान रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड क्या होता है और इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और जो स्टूडेंट नोट्स नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते हैं, वो इस वीडियो को देखें, अच्छे से अपना नोट्स बना लें वीडियो को देखकर और तैयारी करिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आप सभी में से बहुत से लोगों ने आज से पहले भी एटीट्यूड वर्ड का यूज़ किया होगा, कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में एटीट्यूड वर्ड को यूज़ किया होगा। लेकिन जो एटीट्यूड वर्ड हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो उसका जो सेंस निकल के आता है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस निकल के आता है। क्योंकि जब भी आपने इसको यूज़ किया होगा तो एक आपके मन में उस टाइम पे एक नेगेटिविटी रही होगी कि आप किसी फ्रेंड के बारे में यूज़ कर रहे हैं कि अरे यार वो फ्रेंड है, वो उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, या जो एक क्रिकेटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के निगेटिव सेंस निकल के आ रहे हैं। जबकि एटीट्यूड केवल निगेटिव ही नहीं होता है, और निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। इसको अगर हम समाजशास्त्र या मनोविज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करें तो एटीट्यूड हमारे मन का एक भाव होता है। जैसे इसकी जो हिंदी मीनिंग है वह है मनोवृत्ति, और अगर हम इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें तो इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार की मनोदशा है। एटीट्यूड क्या है, हमारी मनोदशा होती है, और इसके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति या किसी घटना के प्रति या किसी वस्तु के प्रति अपने अंदर के जो मनोभाव रहते हैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है या एक्सप्रेस करता है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनोवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हमेशा करते हैं। साधारण अर्थ में मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा होती है। जैसे कि अभी हमने देखा ना कि एक मनोदशा, तो विशिष्ट दशा जिसे हम मनोदशा भी कह सकते हैं, विशिष्ट दशा होती है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं और उसके साथ साथ समाज में रह रहे व्यक्तियों के बारे में अपने अंदर के जो विचार होते हैं और अपने अंदर के जो मनोभाव होते हैं उनको प्रकट करता है। किसके द्वारा? अपने एटीट्यूड के द्वारा। एटीट्यूड एक ब्रॉड टर्म है, एक बहुत ही व्यापक शब्द है, और इसीलिए
समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से परिभाषित करने की कोशिश की। जैसे कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक विमीय दृष्टिकोण, जिसे हम वन डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं, उसके द्वारा परिभाषित करने की कोशिश की। इसके साथ साथ कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने टू डायमेंशनल अप्रोच के द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया। साथ साथ कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे थ्री डायमेंशनल अप्रोच के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हम तीनों डायमेंशन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल अप्रोच के बारे में, कि जो वन डायमेंशनल अप्रोच है उसके द्वारा मनोवृत्ति की परिभाषा क्या हो सकती है। तो जो वन डायमेंशनल अप्रोच है उसमें जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको एक इवेल्युएटिव एस्पेक्ट के रूप में परिभाषित किया, मतलब एक मूल्यांकन पक्ष के रूप में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपने समाज से, अपने आसपास से, अपने परिवार से जो भी चीज़ें सीखता है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, जो उसकी टेंडेंसी बनती है, उन सभी के आधार पर वह अन्य लोगों का, अन्य परिस्थितियों का या समाज में किसी वस्तु का मूल्यांकन करता है। और वह मूल्यांकन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि जिस फैमिली में आप रह रहे हैं या जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, सभी से आपने बहुत कुछ सीखा होता है। अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से आपने बहुत कुछ सीखा है। और जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं या किसी परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं या किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, तो जो भी चीज़ें आज तक आपने सीखी हैं उन सभी का असर आपके मूल्यांकन पर पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम एक डेफिनेशन को देखें तो फिशवीन और ऑजन ने बताया कि किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव ढंग से अनुक्रिया की पूर्व अर्जित प्रवृत्ति को मनोवृत्ति कहा जाता है। इसको समझे थोड़ा सा कि कोई भी वस्तु है या कोई परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, उसके प्रति जो आपकी अनुकूल या प्रतिकूल अनुक्रिया है वह किस पे डिपेंड करती है। वह इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आज तक आपने जो भी सीखा है, जो भी अर्जित किया है अपने समाज से, अपने परिवार से, उन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप उस व्यक्ति के प्रति या आप उस वस्तु के प्रति या आप उस घटना के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। आपका व्यवहार उसके प्रति अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एटीट्यूड है क्या अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशनल थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे अप्रोच के बारे में, जो कि है टू डायमेंशनल अप्रोच। पहले में सिर्फ एक डायमेंशन के द्वारा मनोवृत्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, और यहाँ पर अब दो डायमेंशन का यूज़ करके मनोवृत्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। वो दो डायमेंशन कौन से हैं? एक है कॉग्निटिव एस्पेक्ट या कॉग्निटिव कंपोनेंट, और दूसरा है अफेक्टिव कंपोनेंट या भावात्मक संघटक या भावात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यह देखें कि संज्ञानात्मक संघटक या संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। तो संज्ञानात्मक पक्ष से तात्पर्य किसी घटना या वस्तु के संबंध में व्यक्ति में जो विश्वास होता है उससे होता है। मतलब कोई घटना घट रही है, कोई वस्तु आपके सामने है या कोई व्यक्ति आपके सामने है, और इससे संबंधित जो आपके मन में एक विश्वास है वह संज्ञानात्मक संघटक के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं और अचानक आपके सामने एक शेर आ जाता है। अब शेर को देखकर जो संज्ञानात्मक संघटक है, जो एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है,
वो आपको क्या विश्वास दिला रहा है, आपके मन में क्या विश्वास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि संज्ञानात्मक संगठक किसी घटना या वस्तु या व्यक्ति के संबंध में जो हमारे अंदर विश्वास होता है उससे संबंधित होता है। तो जब शेर आता है हमारे सामने तो हमें क्या विश्वास होता है कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, या हमारे लिए खतरा है, और यह हमें खा सकता है, यह हमें मार सकता है। वो भी मारेगा एक थप्पड़ नहीं, जान से मार सकता है। तो यह आपका एक विश्वास है किसके प्रति, उस सामने जो आपके उद्दीपक है। वह उद्दीपक घटना भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई वस्तु। तो ये तो हो गया विश्वास की बात, संज्ञानात्मक संगठक या कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात हो गई। अब जो दूसरा डायमेंशन है वह क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट, भावात्मक संगठक। यानी उसको देखने के बाद जब संज्ञानात्मक संगठक हो गया, जब आपको यह विश्वास हो गया कि हाँ शेर को देखा आपने, और शेर को देखने के बाद आपके मन में एक विश्वास उत्पन्न हुआ, और वह विश्वास किसके आधार पर है, आप इसको ध्यान देंगे। वह विश्वास किस आधार पर हो रहा है, वह हो रहा है आज तक के जो आपके अनुभव रहे हैं लाइफ के, जो भी आपने आज तक सीखा है, उस आधार पे ही तो आपको पता चला है कि शेर हमारे लिए डेंजर है। वरना अगर एक छोटा बच्चा है तो सांप को भी पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसे यह अभी ज्ञान ही नहीं है कि यह मेरे लिए खतरनाक है। तो जो आपने आज तक सीखा उसी के आधार पर आपको यह विश्वास है कि शेर मेरे लिए खतरनाक है, वह मुझे मार के खा भी सकता है। अब यहाँ से फिर जब हम शिफ्ट होते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट पर, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्या हुआ, आपके अंदर एक डर का भाव उत्पन्न हुआ, और इस भाव के आधार पर ही हम उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन करते हैं। मतलब जो भी आपके अंदर भाव उत्पन्न हुए, जैसे आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हुआ तो डर है, फिर दुख का भी भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं तो मरने वाला हूँ। तो ये सब जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इन भाव की वजह से आपके अंदर क्या हो रहा है, उस सामने की जो घटना है या सामने जो वस्तु है आपके, उसके प्रति एक निगेटिविटी आ रही है आपके अंदर, एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ, और आपने उसका मूल्यांकन एक निगेटिव रूप में किया, या आप उसको नापसंद करते हैं। तो समझ में आ गया, टू डायमेंशनल, जिसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट और अफेक्टिव कंपोनेंट आते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट से हमें उस घटना या उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, या हमारे अंदर यह विश्वास होता है कि वह क्या है। और फिर उसके बाद अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसके द्वारा हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न होता है, और वह भाव डर का भी हो सकता है, वह भाव खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। मतलब उसको देखने के बाद, उसको विश्वास करने के बाद जो भी आपका भाव है, उस भाव के आधार पर ही आप उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। अब यहीं पर हम थर्ड डायमेंशनल को भी देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड डायमेंशनल में बाकी दोनों चीज़ें सेम है, बस एक नेक्स्ट कंपोनेंट, एक अन्य कंपोनेंट भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और वह है बिहेवियरल कंपोनेंट, व्यवहार परक संगठक। अब व्यवहार परक संगठक क्या है कि जैसे आपने शेर को देखा तो आपको यह विश्वास हुआ, कॉग्निटिव कंपोनेंट ने यह विश्वास दिलाया कि हाँ ये शेर है, खतरनाक है, खा जाएगा। आपके अंदर एक दुख का भाव, एक डर का भाव उत्पन्न हुआ कि अब तो ज़िंदगी समाप्त है मेरी। देन अब यहाँ पर कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जो एक अन्य कंपोनेंट को जोड़ा, वो था बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या हो रहा है कि आप कुछ व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पर, और व्यवहार क्या कर रहे हैं, आप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से भाग के यहाँ से इससे बच जाऊँ। तो तीनों चीज़ें हो गई ना, कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव, और तीसरा लास्ट में एक अन्य जुड़ गया, वो है बिहेवियरल, व्यवहार परक। और इसीलिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे एटीट्यूड का ABC मॉडल कहा। A मीन्स अफेक्टिव कंपोनेंट, B बिहेवियरल, और C कॉग्निटिव। अब हम बात करते हैं कि मनोवृत्ति का विकास और उसका निर्माण कैसे होता है।
डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, और इसका निर्माण कैसे होता है या भी काफ़ी कुछ आपको अब तक हिंट मिल चुका होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हम अपने आसपास से, अपने परिवार से, सोसाइटी से जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, उसी के आधार पर हमारा एटीट्यूड बनता है या उसी के आधार पर एटीट्यूड का निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके द्वारा एटीट्यूड का डेवलपमेंट और उसका फॉर्मेशन दोनों ही प्रभावित होते हैं। पहला है इसमें आवश्यकता पूर्ति, वांट सेटिस्फैक्शन। अब इसको आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी परिस्थिति से आपकी अगर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो आपका उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, आपकी जो मनोवृत्ति रहती है, जो मनोदशा रहती है, उसके प्रति एक पॉजिटिव रूप में रहती है। चाहे आपके फ्रेंड्स हो या आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि इन सभी से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो आप मैक्सिमम टाइम उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें तो यहाँ पर जो दी गई सूचनाएं हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसके आधार पर भी एटीट्यूड का निर्माण होता है या एटीट्यूड का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स या आपका कोई क्लोज फ्रेंड किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो क्योंकि आप अपने फ्रेंड पर विश्वास कर रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स पे विश्वास करते हैं, आपको पता है कि वो मुझे अच्छी बातें ही बताएंगे या जो सही चीज़ है वही बताएंगे, तो आप उनकी बातों को विश्वास करेंगे और फिर आपका भी जो सोचने का तरीका है उस व्यक्ति के प्रति या उस घटना के प्रति वह उन्हीं के अनुसार डिसाइड हो जाएगा। मतलब जैसा वो सोचते हैं, जैसा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, उसी के आधार पर आपकी मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक सीखना या सोशल लर्निंग। अब सोशल लर्निंग में मुख्य रूप से तीन चीज़ें आती हैं, तीन ऐसे सिद्धांत आते हैं जिनके द्वारा हम यह जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति समाज में रहते हुए मनोवृत्ति को सीखता है, अर्जित करता है। उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये तीनों सिद्धांत आते हैं और इन तीनों से रिलेटेड वीडियोस आपको लर्निंग के चैप्टर में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जनरल साइकोलॉजी में आप देखेंगे तो वहाँ पर इन तीनों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रुप एफिलिएशन या समूह बंधन। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह से जुड़ जाता है या किसी ग्रुप से जब जुड़ जाता है वह, तब उसके विचारों और उसकी भावनाओं पर, उसके मनोवृत्ति पर उस ग्रुप का भी प्रभाव पड़ता है और वह उस ग्रुप के जो वैल्यूज़ होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो मानक होते हैं, उस ग्रुप के जो विश्वास होते हैं और जो उस ग्रुप के जो कल्चर होता है, जो तौर तरीके होते हैं, उन सभी को वह एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सभी किसी न किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और आप उस धर्म, अगर हम धर्म को एक ग्रुप माने, एक समूह माने, बहुत ही बड़ा सा समूह, तो आप उस समूह के एक सदस्य बन चुके हैं और उस सदस्य बनने के साथ साथ आपने उस समूह के जो मानक है, उस समूह के जो रीति रिवाज है, उस समूह की जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, उन सभी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है और इस तरह से उस व्यक्ति में नए मूल्यों, नए मानदंडों और नए मानकों के अनुसार मनोवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर, जो कि अभी हम जो इससे पहला टॉपिक हमने देखा समूह बंधन, उसके एग्जाम्पल में ही काफ़ी कुछ हम इसको समझ चुके हैं। जैसे जिस भी संस्कृति से हम जुड़े होते हैं, उस संस्कृति की जो मानक होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो संस्कृति के धर्म होते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं और इसके फलस्वरूप उसका प्रभाव हमारी मनोवृत्ति पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व कारक, पर्सनालिटी फैक्टर। मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में व्यक्तित्वशील गुणों का भी
काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, अगर हमारा किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो हम उस फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं उनको बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमारी मनोवृत्ति होती है, वह उसके प्रति काफ़ी पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद है। और जो चीज़ हमें पसंद है उसके प्रति हमारा जो मनोवृत्ति होता है वो कैसा होगा, वो एक पॉजिटिव वे में होगा। तो इस प्रकार यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एटीट्यूड स्केल के बारे में कि कैसे हम एटीट्यूड को मेज़र कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।